बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया। इस वीडियो के बनाने का पर्पस इंडियन यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है और उससे इंडियन यूथ कैसे डील करेगा इसके बारे में बताना है, और इसके सॉल्यूशंस पर भी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में, जो कि आपको अवेयर बनाएगा आपके फ्यूचर के लिए। सवाल ये उठता है कि इंडिया में हमेशा से अनएम्प्लॉयमेंट क्यों रही है और इससे पार पाने का क्या रास्ता है, पता लगाएंगे आगे वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके हिस्टोरिक रीजन्स और प्रेजेंट में जो सबसे बड़ा रीज़न है इंडियन इकोनॉमी की वो वीकनेस, और उस वीकनेस को कैसे दूर करें और उसकी परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन करेंगे इस वीडियो में। उस वीकनेस का पता लगाएंगे, इंडियन इकोनॉमी को कैसे बैलेंस किया जा सकता है और जॉब्स कैसे बनाए जा सकते हैं, किस सेक्टर को डेवलप करना चाहिए और उसकी वीकनेस, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में आगे पता लगेगी, तो बने रहिए वीडियो के साथ। इकोनॉमी दो टाइप की होती है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट। इंडिया की इकोनॉमी दोनों का मिक्स है। दुनिया की कोई भी इकोनॉमी हो हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, यानी उसके 3 क्षेत्र होते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी में एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्री और थर्ड में सर्विस सेक्टर जो है टर्सरी में डोमिनेट करता है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है क्योंकि जॉब्स लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसी वजह से जॉब्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। किसी भी एक इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स एक दूसरे से लिंक होते हैं और वो एक दूसरे को रेवेन्यू, ग्रोथ, डिमांड, सप्लाई और भी बहुत सारे फैक्टर से इफ़ेक्ट करते हैं। अगर कोई भी किसी सेक्टर में कोई वीकनेस या फिर कमी होती है तो इसका इफ़ेक्ट दूसरे सेक्टर्स में भी देखने को मिलता है। जैसे अगर किसी सेक्टर में डिमांड की कमी है तो किसी दूसरे सेक्टर में ऑटोमेटिकली जो है जॉब्स की कमी हो जाएगी और सप्लाई कम होने लगेगा, ग्रोथ रुक जाएगी। तो ऐसे सारे सेक्टर्स में एक बैलेंस लेकर चलना होता है, ग्रोथ, रेवेन्यू, डिमांड, सप्लाई सभी को लेकर, और इसमें नंबर्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। इकोनॉमी बैलेंस करने का मतलब ये नहीं है कि 100% कोई एक इकोनॉमी है तो सभी सेक्टर्स में कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 33% बराबर कर दिया जाए, ये नहीं होता है। इकोनॉमी बैलेंस करने का मतलब है कि जितनी डिमांड है किसी भी चीज़ की उसको पूरा करना। जैसे अभी भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में डिमांड है केवल 10% वर्कफोर्स की और काम कर रहे हैं 45% वर्कफोर्स, तो इसको बैलेंस करने का मतलब है कि सर्विस सेक्टर में अगर वर्कफोर्स की कमी है तो वहाँ पे वर्कफोर्स ज़्यादा लगा दिया जाए, जिससे कि सर्विस सेक्टर में जो नीडेड वर्कफोर्स है वो कंप्लीट हो जाए और जो ज़्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में वो कम हो जाए, और जो डिमांड है किसी भी सेक्टर की उसको कंप्लीट किया जाए, और जो फुल पोटेंशियल पर जितना उसका ग्रोथ पहुंच सकता है उतना उसको पहुंचाया जाए, या फिर एम्प्लॉयमेंट के बराबर उसमें ग्रोथ कराई जाए, उससे जितना एम्प्लॉयमेंट फुल पोटेंशियल पर है उतना निकाला जाए, ताकि दूसरे इंडस्ट्रीज़ को वो मदद कर सके उनकी ग्रोथ में, या फिर जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं दूसरे सेक्टर्स में उसको दूर करने के लिए। तो इसे कहते हैं इकोनॉमी का बैलेंस करना। एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि नंबर्स को बराबर कर दिया जाए। जहाँ पर जिसकी कमी है उसको किसी भी दूसरे सेक्टर से निकाल के दूसरे सेक्टर में लगाना, या फिर दूसरे सेक्टर को जो रिक्वायर ग्रोथ है उसको देना, ताकि सारे सेक्टर्स बैलेंस हो जाएं और अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ। इसे कहते हैं इकोनॉमी को बैलेंस करना। किसी भी इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेक्टर यानी जो एग्रीकल्चर होता है उसका कंट्रीब्यूशन हर समय एक परफेक्ट इकोनॉमी में सबसे कम होता है, जो कि अभी इंडिया में 17% है, जो कि ठीक है, लेकिन दिक्कत है वर्कफोर्स की, क्योंकि वर्कफोर्स 45% जो कि ज़्यादा है। तो ये एक बैलेंस इकोनॉमी का नेचर नहीं है। और इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में जो वर्कफोर्स और जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में वो आज की मॉडर्न इकोनॉमी में लगभग इक्वल होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है। खास करके एक डेवलपिंग इकोनॉमी में तो यही नेचर होता है एक हेल्दी इकोनॉमी का, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। आजकल जो इकोनॉमी के ग्रो करने का तरीका होता है, जो किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ का पैटर्न होता है वो इस प्रकार होता है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर की ग्रोथ होती है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है।
और इसके बाद वर्कफोर्स निकल के मॉडर्नाइज होती है और मैन्युफैक्चरिंग में जाती है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो करती है। और इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स कम होता है और एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाता है। उसके बाद फिर जब मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होती है तो आजकल के मॉडर्न एरा में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर की भी ग्रोथ अपने आप होने लग जाती है और सर्विस सेक्टर में भी एग्रीकल्चर से ही वर्कफोर्स निकल के शिफ्ट हो जाता है। और इस तरह बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को हार्म करे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों ही बराबर रूप से एक हेल्दी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमी को स्लो डाउन, डिप्रेशन, रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे एक बेस देता है फिर से ग्रोथ करने के लिए। और साथ ही अनस्किल्ड या फिर जो अनएजुकेटेड वर्कर्स होते हैं उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया होता है। और इसीलिए इंडिया में आज एग्रीकल्चर सेक्टर में लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कफोर्स है क्योंकि ये अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड वर्कर्स को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में वीडियो में आगे और पता लगेगा। सवाल ये उठता है कि इंडियन इकोनॉमी के ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा वीक हैं या फिर उन्हें बड़ा करने की ज़रूरत है, और वो ही इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम की जड़ है। तो बात करते हैं पहले एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एक हेल्दी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बाकी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर से कम ही होता है। साथ में इसमें वर्कफोर्स भी कम होती है क्योंकि ये मॉडर्नाइज सेक्टर होता है एक हेल्दी इकोनॉमी में और वर्कफोर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और जब प्राइमरी सेक्टर अच्छे से ग्रोथ कर लेता है तो लोगों के पास जॉब और पैसे दोनों होते हैं और डिमांड भी होती है इस सेक्टर में, जिससे लोग एक लग्जरी लाइफ के लिए और एक बेटर लाइफ के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर स्विच करते हैं और भी ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में खासकर भारत में ये देखा गया है कि यहाँ हाई वेजेस नहीं होते हैं और इसलिए हर कोई दूसरे सेक्टर्स में जाने की कोशिश करता है लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। लेकिन दिक्कत यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है और अच्छी एजुकेशन भी लेनी पड़ती है जो कि इंडिया में अभी उतनी ज़्यादा हाई लेवल पर अवेलेबल नहीं है और जिस वजह से लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में मजबूरन काम करना पड़ता है। इसी का रीज़न है इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में 45% वर्कफोर्स। हमें ज़रूरत है प्राइमरी या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने की और इसमें स्किल्ड वर्कर्स को इंडक्ट करने की, मतलब जो वर्कर्स हैं उन्हें स्किल्ड बनाने की। और अगर जब वर्कर स्किल्ड होगा तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर से नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में जो कंपटीशन है वो कम होगा, जो कि हाई वेजेस यानी अर्निंग बढ़ा देगा एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स की। भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा खासा चला, यानी एक 17% एक सही कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए खासकर। लेकिन इसमें दिक्कत है वर्कफोर्स की। भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए ज़्यादा चला क्योंकि ये रिसोर्स बेस, नेचुरल रिसोर्स बेस सेक्टर है, यानी इसमें कोई पर्सनल एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ नेचर से ही मिलता है और बहुत ही अनस्किल्ड लोग इसमें काम करते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताऊं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना वर्कर्स के लिए बहुत ही आसान होता है और एक रीज़न ये भी है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो इसलिए लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज़्यादा काम करते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बैड पॉलिसीज़ मेड बाय गवर्नमेंट एक्सपोर्ट की या फिर डोमेस्टिक ट्रेड की। एग्रीकल्चर सेक्टर में लिए अच्छी पॉलिसीज़ नहीं है, जिसके कारण कीमतें बहुत ही डाउन चली जाती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो रॉ मटेरियल और जो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक जो माइनिंग से चीज़ें निकलती हैं या फिर जो पशुपालन है। अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताऊं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि मनुष्य द्वारा नहीं बनाई जाती, लेकिन उसका व्यापार मनुष्य द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि ज़मीन से कोई निकाली गई चीज़ या फिर पेड़ों को काटना, लकड़ियाँ बेचना या फिर पशुपालन, जो कि सब कुछ नेचर पे बेस्ड होता है। तो ऐसे जितने भी काम होते हैं वो सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर की एक सबसे खराब पॉलिसी है जिसके कारण ये मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं दे पाया, ये है कि जो रॉ मटेरियल होता है वो भारत में
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर उसका पुनः निर्माण या फिर उसका अच्छे से निर्माण करके अपनी मार्केट में नहीं बेचा जाता, बल्कि रॉ मटेरियल कम दामों में ही एक्सपोर्ट कर दिया जाता है बाहर के देशों में, जिसके कारण एक तो इनका दाम अच्छे नहीं मिल पाता, ऊपर से इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी भी अच्छी नहीं है, जिसके कारण इसमें जो अर्निंग्स हैं और भी गिर जाती हैं। और वर्कफोर्स के कारण कंपटीशन इतना है कि डिमांड और सप्लाई वाली प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें कि डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा वाली चीज़ हो जाती है, जिसके कारण और भी वेजेस घट जाते हैं और ये एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़राब कर रहा है। जितने भी अनफिनिश्ड और नेचुरल रिसोर्सेज वाले गुड्स होते हैं ये इकोनॉमी को डेवलप कराते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहाँ इनको और भी अच्छे तरीके से डेवलप किया जाता है। यानी जो नेचर से चीज़ें, मान लीजिए गेहूं निकली तो उसका बिस्किट बनाने के लिए फैक्ट्री में देना चाहिए, जिससे कि तीनों ही सेक्टर बैलेंस होंगे और तीनों एक साथ डेवलप होंगे। लेकिन क्योंकि इसे बहुत ही ख़राब एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ के साथ बाहर बिना किसी अरेंजमेंट के एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, कोई भी चीज़ कंबाइन नहीं है, लिंक नहीं है दूसरे किसी सेक्टर से, इसलिए यहाँ पर कोई भी चीज़ ना मैन्युफैक्चर हो पाती है, वेजेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं रहती एक्सपोर्ट करने पे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की। वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में की ये नेचर ही है कि उसमें जो है अर्निंग्स या फिर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है वो कम होता है, क्योंकि इसमें अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, साथ में बड़ा ही अनऑर्गेनाइज होता है, इसलिए इसमें वेजेस यानी जो कमाई होती है लोगों की वो भी कम होती है, क्योंकि वैल्यूबल उतना नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जो सेक्टर होता है उसमें ज़्यादा वेजेस होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो अपने साथ साथ सर्विस सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर के लिए भी अपॉर्चुनिटी, जॉब्स और डिमांड सब कुछ बनाता है, लेकिन क्योंकि प्राइमरी सेक्टर की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है इस कारण ये कभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने में सहायक नहीं हुआ, जिसके कारण प्राइमरी सेक्टर अपने आप में ही डूबता चला गया। वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ गोल्डन वर्ड्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर आपकी पॉजिटिवनेस और लेजी थिंकिंग को चेंज कर देंगे। सो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चाइना ने अपने इस एग्रीकल्चर की पॉलिसीज़ को 1970 के दशक से ही बदलना शुरू कर दिया था। उन्होंने एग्रीकल्चर में कम वर्कफोर्स लगाई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्ड करके मैन्युफैक्चरर और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज किया, जिससे कि कम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग थे उनकी अर्निंग जो है बढ़ने लग गई। और इसके साथ में उन्होंने अपने रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट ना करके उन्हें अपने ही देश में यूटिलाइज करना शुरू किया, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने लगी और उन्हें बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। और इसके साथ ही उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ ऐसी थी कि जो चीज़ रॉ मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट भी करते थे वो भी बहुत ही अच्छे दामों पर कर पाते थे, जबकि भारत के साथ उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ अच्छी नहीं थी। और इसके साथ ही वो अच्छे दामों पर अपने जो प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स और जो अनफिनिश्ड गुड्स थे उसको मैन्युफैक्चरिंग में देने लग गए, जिससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगा और डिमांड अपने आप एग्रीकल्चर सेक्टर के सामानों की बढ़ गई, जिसके कारण कम वर्कफोर्स में भी उन्हें अच्छे से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन उनकी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर देने लग गया। और इसके साथ ही लोगों की आय भी बढ़ने लगी उसी सेक्टर से। और एक दूसरी चीज़ थी कि उस सेक्टर में काम करने वाले लोग भी स्किल्ड थे, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। और यही वो कारण है जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर दोनों ही बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ किए। खैर, इसका क्या लिंक है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से, उसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे एग्रीकल्चर जो है दोनों को ग्रोथ करवा देता है, फिर चाहे सर्विस सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सर्विस जो पास्ट में इंडियन इकोनॉमी के जो हिस्ट्री है उसमें जो ब्लंडर्स किए गए हैं और जो पॉलिसी फेल्स हैं उनके ऊपर और भी आने वाली वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और हाँ, अब बाकी इस सीरीज़ से जुड़े जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी आई बटन पर, एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक है, तो आप पार्ट 1 के बाद 2, 3, 4 सारे ही देख सकते हैं। तीनों ही जगह से अवेलेबल हैं वीडियोज़।